वेलकम स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और ये इसका लास्ट टॉपिक है और जिसका नाम है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो टुडे स्टडी अबाउट सर्कुलर मोशन। प्यारे बच्चों, नाम से स्पष्ट है, राजस्थान राजाओं का निवास स्थान, हरियाणा जहाँ की भूमि हरी भरी है, पंजाब जहाँ पर 5 नदियों बहती हैं उसे पंजाब कहते हैं। ऐसी वृत्तीय गति, जब कोई कण या पिंड एक वृत्त के पथ के अनुदिश गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई कण या पिंड वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यह आपका वृत्त है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा उसके वेग को दिखाती है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा उसके वेग को दिखाती है और वो वेग ही इसे वृत्तीय गति करवाने के लिए जिम्मेदार है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्तीय गति करवाने के लिए जिम्मेदार है और इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक बल लगता है जो सदैव केंद्र की ओर लगता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि ये कोई आपका वृत्त है, इसका केंद्र O है, इस केंद्र O की त्रिज्या माना कि स्मॉल r है। ये कण बिंदु P से इस चाप द्वारा बिंदु Q पर जाता है, तो ये चाप केंद्र पर एक कोण बनाता है जिस माना कोण थीटा है और ये चाप आपका S है। तो रेखीय विस्थापन बराबर S और कोणीय विस्थापन बराबर थीटा। अभी हम जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम रैखिक वेग कहते हैं और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये आपका चाप है, ये P से Q जा रहा है, फिर Q से R जा रहा है, तो यहाँ पर तो विस्थापन हो रहा है S1, यानी जो चाप है वही विस्थापन है S1, और यहाँ पे विस्थापन हो रहा है S2। यहाँ पर कोणीय परिवर्तन होता है θ1 और यहाँ पे कोणीय परिवर्तन हो रहा है θ2। तो P से R में जो परिवर्तन होगा ये यहाँ होगा, तो R क्यों क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक है आपका S2, यहाँ से यहाँ तक है S1, तो ये कितना हो जाएगा S2 माइनस S1। तो R क्यू बराबर चाप R क्यू बराबर
चाप पी आर माइनस पी क्यू। तो ये पी क्यू तो क्या है, डेल एस बराबर S2 माइनस S1। सेम इसी प्रकार बिंदु O पर क्या जाएगा, डेल थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक तो कितना है थीटा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये हो जाएगा विस्थापन में परिवर्तन, और ये आपको हो जाएगा डेल एस। अब डेल एस अपॉन डेल टी बराबर S2 माइनस S1 अपॉन डेल टी। ये क्या हो गया, रेखीय वेग। ये क्या हो गया, रेखीय वेग। और इधर ही क्या जाएगा, कोणीय वेग। डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डेल टी। रेखीय वेग को हम v से लिखते हैं, तो डेल एस अपॉन डेल टी, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल टी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम जानते हैं चाप बराबर होता है कोण बटे त्रिज्या। चाप कितना है आपका S, कोण कितना है थीटा, त्रिज्या कितनी है R, तो डेट सिंप्लाइज थीटा बराबर SR। थीटा बराबर क्या हो जाएगा SR। तात्क्षणिक रेखीय वेग v तात्क्षणिक डेल टी टेंस टू 0 लिमिट डेल एस अपॉन डेल टी बराबर डी एस अपॉन डी टी। v तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस। इसी प्रकार यदि हम आ जाएं तो तात्क्षणिक कोणीय वेग W तात्क्षणिक बराबर डेल 2 टेंस टू 0 लिमिट डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। डब्लू इसको ओमेगा बोलते हैं। डब्लू ओमेगा अंतर है, ये पूर्णतया इस प्रकार खुला होता है डब्लू, और ओमेगा को दोनों तरफ से थोड़ा सा सिकोड़ दिया जाता है। ओमेगा को दोनों तरफ से थोड़ा सिकोड़ दिया जाता है और डब्लू बिल्कुल सीधा सट होता है। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और ये हम जानते ही हैं। तो समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी एस आर।
तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर आर तो क्या जाएगा बाहर, डी एस अपॉन डी टी। देखो ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटावा त्रिज्या। तो यहाँ कोण क्या है थीटा, चाप कितना है एस, तो ये कितना जाएगा थीटा आर। तो ये देखो ये आपका एस रहेगा और ये भी एस ही रहेगा, ये आपका थीटा आर। तो ये क्या जाएगा आर तो 12 गया थीटा। तो ये हमारा क्या है समीकरण 2, 1, 2 व 3 से, समीकरण 4 में 1 व 2 का मान रखने पर तो क्या जाएगा v इजिकल टू आर ओमेगा। तो यह v इजिकल टू ओमेगा आर, क्योंकि इसको इसी रूप में याद रखा जाता है, v इजिकल टू ओमेगा आर। यह है रेखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध, समीकरण 5 रेखीय वेग वह कोणीय वेग में संबंध है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो रेखिक जो वेग है वो एक प्रकार का सरल रेखीय वेग है, और जो कोणीय वेग है वो एक प्रकार का अक्षीय वेग है। नेक्स्ट आपका आता है त्वरण। एसीलरेशन। देखो त्वरण में 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एसीलरेशन, दूसरा आपका आता है स्पर्शीय त्वरण, टेंजेंटियल एसीलरेशन, तीसरा आता है कोणीय त्वरण। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण की। जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर
जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर समान या असमान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण अभिकेंद्रीय त्वरण सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसके कारण दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। देखो, जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर समान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है तब भी दिशा अभिकेंद्रीय त्वरण की केंद्र की ओर होगी। जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर असमान वेग से दिशा में परिवर्तन होगा तब भी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होगी। जब समान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है तो वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर समान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड से दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड से दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर समान वेग से दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है। जब ये बात समान होती है, जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु समान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है तो उस दिशा में अभिकेंद्रीय त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब समान होता है उस स्थिति में स्पर्शीय त्वरण कार्य नहीं करता है। तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, नहीं तो अपने कन्फ्यूज होगा। समान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। जिसकी दिशा मतलब है अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। एक स्थिति तो आपकी यह है। और ये जो आपका अभिकेंद्रित त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर v²/r, AC = v²/r। r हमने यहाँ पर स्मॉल r लिया हुआ है। अब दूसरी चीज अपनी आती है ये वाली, स्पर्शीय त्वरण। जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर समान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है तो वृत्त के केंद्र की ओर केवल और केवल अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। परंतु जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर असमान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर असमान वेग से दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर हो गया आपका 15 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर हो गया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर आपका हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड।
तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण बदल रहा है। जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण बदलता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण के साथ साथ स्पर्शीय त्वरण भी कार्य करता है। अब इसमें दो स्थितियां हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट, जब वेग का परिमाण बढ़ता है तो वेग की दिशा में ही स्पर्शीय त्वरण की दिशा होती है। जब वेग का परिमाण बढ़ता है तो वेग की दिशा ही स्पर्शीय त्वरण की दिशा होती है। अर्थात आपका वेग v इधर लग रहा है तो आपका स्पर्श रेखीय त्वरण भी इधर लगेगा। यदि वेग इधर लग रहा है, देखो वेग हमेशा बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ा, यदि वेग v यहाँ पर लग रहा है तो स्पर्शीय त्वरण भी यहाँ लगेगा। और यदि वेग घट रहा है, यदि जब वेग का परिमाण घटता है तो वेग की दिशा स्पर्शीय त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत होती है। केस नंबर सेकंड, जब वेग का परिमाण घटता है तो स्पर्शीय त्वरण की दिशा वेग की दिशा की विपरीत होती है। प्यारे बच्चों, ये बात थोड़ी बड़ी है परंतु समझदारी वाली है, और वो ये है कि जब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उसके वेग को दिखाती है और प्रत्येक बिंदु पर वेग समान है तो वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कण या पिंड गोल गोल घूमता है या वृत्तीय गति करता है। यदि वेग समान है तो अभिकेंद्रीय केवल और केवल अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है और वो भी केंद्र की ओर होता है। परंतु जब वेग का परिमाण बदलता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण के साथ साथ स्पर्शीय त्वरण भी उत्पन्न होता है। अब उसकी दो स्थितियां हैं। नंबर 1 ये है, जब प्रत्येक बिंदु पर वेग का मान बढ़ता है तो वेग की दिशा और स्पर्शीय त्वरण की दिशा समान होती है, परंतु जब वेग घटता है तो स्पर्शीय त्वरण की दिशा वेग के त्वरण की दिशा के विपरीत होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हमने देखा कि जब वेग का परिमाण बदलता है तो वेग की दिशा में स्पर्शीय त्वरण होता है और उसके केंद्र की ओर अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। जब वेग का परिमाण बदलता है और वेग का परिमाण बढ़ता है तो वेग की दिशा में स्पर्शीय त्वरण कार्य करता है और वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। और हम ये जानते हैं ये इसका परिणामी A है जो स्पर्शीय वेग से अल्फा कोण बना रहा है और ये जो स्पर्शीय त्वरण है और अभिकेंद्री त्वरण है वो एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं। तो कोज्या सूत्र से हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। यहाँ पर अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्शीय त्वरण का परिणामी A है तो परिणामी तो क्या जाएगा A, P की जगह क्या है 80 स्क्वायर, Q की जगह क्या है AC स्क्वायर 280 AC कोस 90। देखो मैंने बताया था कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उसकी वेग को दिखाती है और वृत्त की त्रिज्या के साथ जो स्पर्श रेखा होती है वो कितनी डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये कितना हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोस 90 और कोस 90 कितना होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्या है अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्शीय त्वरण नेट त्वरण है। यह है नेट त्वरण का सूत्र है। इसकी दिशा जो कोण अल्फा की दिशा होगी वो इसकी दिशा होगी। टेन अल्फा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है अल्फा के सामने ले जा लंब AC जो ये है वो ये है और ये कितनी है AC। आधार ये 90 है तो ये तो कर्ण हो गया तो ये क्या देगा आधार 80। तो 10 अल्फा बराबर AC अपॉन 80 तो अल्फा बराबर क्या जाएगा 10 इनवर्स AC अभिकेंद्री त्वरण अपॉन स्पर्शीय त्वरण। ये क्या आ गई इसकी दिशा आ गई। कई बार हम पूछते हैं कि जो अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्शीय त्वरण का जो नेट त्वरण होता है उसकी दिशा अल्फा इजिकल टू 10 इनवर्स AC अपॉन 80 के बराबर होगी। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कोणीय त्वरण। कोणीय वेग में परिवर्तन को कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को
कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा है कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। दोनों पक्षों का देखो ये चीज़ हम बात देख लेंगे। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, या अपन ने ये प्रूव किया है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt ओमेगा आर। देखो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेखीय त्वरण कहते हैं। आर बाहर डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय वेग में परिवर्तन दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा आर। समीकरण 2 रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध को दर्शाता है। समीकरण 2 रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के संबंध को व्यक्त करता है।